हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। हम कंटिन्यू करेंगे अपने सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के मेंस के PYQs के साथ। सो लेट्स बिगिन। आज का पहला सवाल है 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन अगेन। इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, एक बात पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमने जितना भी अभी हमने कवर किया उसमें हमने GS1 का सोसाइटी का पार्ट और GS2 के सोशल जस्टिस, ये दोनों के मेंस के PYQs हमने इस पूरी सीरीज में कवर किए हैं। और जब ये खत्म हो जाएंगे तब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये सवाल बोल रहा है कि क्योंकि हमारे कंट्री में या फिर वैसे भी एक जनरल पैटर्न देखा गया है कि रिसोर्सेज की जब बारी आती है तो उसकी जो ओनरशिप है वो अनइक्वली बटी हुई है। ठीक है, जिसके कारण जो है पॉवर्टी हमेशा बनी रहती है, गरीबी हमेशा बनी रहती है क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली नहीं बटे हुए। ठीक है, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले पैराडॉक्स समझाने के लिए ही डेटाबेस इंट्रोडक्शन लिखा गया है यहाँ पे कि इंडिया का रिचेस्ट 1% ओ करता है 73% ऑफ कंट्रीज वेल्थ। मतलब इंडिया का 1% जो सबसे रिचेस्ट जो लोग हैं उनके पास कंट्री का 73% वेल्थ है, हाईलाइटिंग पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स में पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी समझाया गया है। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी कैसे दिखाई देता है? ग्रोथ विदाउट इंक्लूजन। वैसे भी हम बात करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम नहीं होता। ग्रोथ में आप बोल देते हो कि भाई हमने ना GDP इतना ज़्यादा है हमारी कंट्री की, या हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि जब उस ग्रोथ के बेनिफिट्स हर सोसाइटी के हर तबके पे, हर मार्जिनलाइज सेक्शन पे और इक्वल डेवलपमेंट होता है। वो रीजनल डेवलपमेंट इक्वल हो या फिर वो हर कास्ट जेंडर मतलब सबकी बराबर से जब ग्रोथ के बेनिफिट पहुंचते हैं तब उसे डेवलपमेंट बोलते हैं। यहां पर हम बोल रहे हैं कि ग्रोथ विदाउट इंक्लूजन। आप ग्रोथ तो कर रहे हैं, GDP में तो बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन क्या उसका बेनिफिट मार्जिनलाइज सेक्शन तक पहुंच रहा है? नहीं। तो वो क्या इंक्लूसिव ग्रोथ है? नहीं। यही है पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी का पहला पॉइंट कि जो ग्रोथ के बेनिफिट्स है ना, दैट डज नॉट रीच द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन प्रोसेस ऑफ ट्रिकल डाउन। जब ऊपर से बेनिफिट्स नीचे ट्रिकल डाउन होने लगते हैं, बीच में मिडल मैन, करप्शन, ये वो सब चक्करों में सारा गुम हो जाता है। एग्जाम्पल, इंडिया का GDP जो है वो 8% पे चल रहा है, लेकिन 12% पॉपुलेशन अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहती है। ठीक है, दूसरा पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी कहां देखने को मिलता है? परसिस्टेंट इनइक्वालिटीज। आज भी देश में इनइक्वालिटी हद से ज्यादा है। वो आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो आप जो है अपने आप को डेवलप्ड नहीं मान सकते। ऑक्सफैम रिपोर्ट है बहुत फेमस। ऑक्सफैम रिपोर्ट बोलती है कि टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड्स 40% नेशंस वेल्थ। ऑक्सफैम रिपोर्ट ने ये डेटा कोट किया है। उसके बाद पॉलिसी गैप्स हैं। पॉलिसी गैप्स कैसे हैं कि सरकार, अब बोलोगे आप भाई वेलफेयर पॉलिसीज तो बनाती है, स्कीम्स भी लेके आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि ढंग से टारगेट सेक्शंस को, पुअर सेक्शंस को जो है टारगेट नहीं करा जा रहा क्योंकि इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो रही, करप्शन हो रही है, ये सब कुछ। एंड देन देयर इज अ विशियस साइकिल। विशियस साइकिल कैसे? अगर रिसोर्सेज इनइक्वालिटी से बटे हुए हैं तो इसका मतलब उनको एजुकेशन में सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट की सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, सही पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, स्किल नहीं डेवलप होगी तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो लो इनकम ट्रैप, और फिर उसके बाद वापस से गरीबी। तो ये पूरा एक विशियस साइकिल है। इनइक्वालिटी से पॉवर्टी तक पहुंचने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। ये एक पॉइंट है पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी का। उसके बाद हम समझाएंगे कैसे। देखो, क्वेश्चन में जितने भी पोर्शंस हैं उनको 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रॉपरली आपको डिफरेंट डिफरेंट करके आपको समझाना पड़ेगा। पहले हमने पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी समझाया, अब हम समझाएंगे, पूछा है ना, उसने बोला है कि भाई रिसोर्स ओनरशिप में इनइक्वालिटी है, तो बताना पड़ेगा कैसे है। तो इनइक्वालिटी इन रिसोर्स ओनरशिप कैसे? सबसे पहले देखो, एग्रीकल्चर लैंड में वैसे भी जब ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं हमें ये बात समझ में आती है, हमारे यहाँ पर ज्यादा लोग कौन से? स्मॉल एंड मिडिल वाले फार्मर्स। लेकिन जो बड़े जमींदार हैं, जो बड़े फार्मर हैं, रसूखदार, उनके पास ज्यादा जमीन है। वही चीज यहां पर देखने को मिल रही है कि टॉप 10% फार्मर्स जो हैं उनके पास 60% कल्टीवेबल लैंड है। टॉप 10% फार्मर्स के पास 60% कल्टीवेबल लैंड है। देन देयर इज अर्बन प्रॉपर्टी डिस्पैरिटी। अर्बन एरियाज में तो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मेट्रोपॉलिटन एरियाज का हाल देख लो आप, कुछ कुछ जगहें गेटेड कम्युनिटीज, एक्सट्रीम वेल्थ कंसेंट्रेशन, बड़े बड़े घर, बंगले, ये सब दिखाई देता है। और आउटस्कर्ट्स पे आप थोड़ा बाहर जाओगे तो आपको पूरा स्लम दिखेगा। ठीक है, जिनके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं है, बेसिक प्रॉपर्टी राइट्स तो छोड़ो, ह्यूमन राइट्स
राइट्स ही नहीं है, साफ पानी, साफ वॉशरूम्स, ये सब भी नहीं है। एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का, मुंबई का स्पेसिफिकली, मालाबार हिल वर्सेस धारावी, हमें पता है एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। तीसरा आपको कैसे दिखाई देता है रिसोर्स ओनरशिप में इनइक्वालिटी, दैट इज मिनरल रिसोर्सेज। अब कहीं पर भी अगर कोई रिसोर्स रिच एरिया है जहां पर आपका कोल है या वट कुछ भी आपका रिसोर्स रिच एरिया, वहां पर या तो सरकार या कोई प्राइवेट कॉर्पोरेशन के पास माइनिंग राइट्स होती है, वो उससे निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, सारा मॉनेटरी बेनिफिट, वेल्थ जो है वो ही जनरेट करते हैं, लेकिन वहां की जो लोकल कम्युनिटी है उसको कभी भी फायदा नहीं मिलता। और ये रीत है हर देश की, ये सिर्फ इंडिया के लिए सही नहीं है, ये हर देश के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप अगर पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाले एरिया की बात करेंगे, बलूचिस्तान इज अगेन वेरी रिसोर्स रिच एरिया, वो दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ड्यू टू देयर इंटरनल इश्यूज। बट अगेन वहां पर भी सेम वही बात है, चाइनीज पीपल आर कमिंग, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको अलाउ किया है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की कम्युनिटी, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जबकि हम ऐसा इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि अगर कोई एरिया रिसोर्स रिच होता है या फिर कहीं की डेवलपमेंट होती है तो लोकल लेवल के ऊपर लोकल लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, उनको काम मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो वो इकोनॉमिक्स वाला भी फेल हो गया। यहाँ पर भी यही वाली चीज़ है कि प्राइवेट कंपनीज के पास जब माइनिंग राइट्स जाते हैं तो वो लोकल कम्युनिटीज जो हैं वो इम्पावरिज्ड ही रह जाती हैं। इस पर्टिकुलर एरियाज को बोल देते हैं रिसोर्स कर्स रीजन, कि इनको रिसोर्स का कर्स लगा हुआ है, इनके ऊपर ये लगा हुआ है कि रिसोर्स होना इनके लिए, बेचारों के लिए वो बन गया है कि जैसे किसी ने इनको श्राप दे दिया हो। एग्जाम्पल है यहाँ पर छोटा नागपुर, प्लेट्यू। देन फोर्थ है फाइनेंशियल एसेट्स, ये पहले भी ऊपर लिखा है, इसमें भी दिखाई देता है कि टॉप 10% के पास 77% हाउस होल्ड वेल्थ है। यहाँ पे हाउस होल्ड वेल्थ है, अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम समझाएंगे कैसे इनइक्वालिटी, यहाँ पर वाई मिसिंग है, एक मिनट, इनइक्वालिटी इन ओनरशिप क्रिएट्स पावर्टी। कैसे ओनरशिप में जब इनइक्वालिटी होती है तो पावर्टी क्रिएट होती है। सबसे पहला है लैंड एंड एग्रीकल्चरल इनइक्वालिटी। बेसिकली क्या है, अगर किसी के पास लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज हैं, इसका मतलब वो उस रिसोर्स को यूज करने पे भी उसके ऊपर लिमिटेशन है, उसके ऊपर एबिलिटी है। एज अ कोलेट्रल, फिर उसको लोन नहीं मिलेगा, वो कोलेट्रल नहीं रख सकता, ठीक है। लिमिटिंग इन्वेस्टमेंट, कोलेट्रल के तौर पर अगर जमीन को नहीं रख पाएगा तो फिर ना पैसे मिलेंगे ना लोन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड हो जाएगी, पावर्टी फिर वही परपेचुएट। फिर मिनरल्स एंड फॉरेस्ट में देखो, यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन, ट्राइबल सबसे ज्यादा फेस करते हैं। हमें पता है, एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं हम, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बना हुआ है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेके, व्हाटएवर। लेकिन फिर भी असलियत में तो यही है कि लोकल पॉपुलेशन, ज्यादातर ट्राइबल्स जो हैं, किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, कोई फॉरेस्ट हो, माइन हो, उनको बिना एडुकेट कॉम्पनसेशन के डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो इससे भी पावर्टी आती है। और वो लोग तो मेनलैंड से कनेक्टेड भी नहीं है कि उनको इतनी जल्दी नौकरी मिल जाए। तीसरा, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। रिसोर्स ओनरशिप हमारे देश में स्पेसिफिकली अगर बात करें कि प्रॉपर्टी किसके पास होगी, ज्यादा रिसोर्सेज किसके पास होंगे, ये हमारे सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग शेप्ड हैं, जैसे कि जेंडर, कास्ट और क्लास, है ना। हमारे यहाँ पर भले ही हम कितना भी बोल दें दैट फीमेल्स को हम इक्वल प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स दे रहे हैं, आज भी जब फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टीज को लेके तो हमेशा दो बच्चों में, दो बेटों में हमेशा प्रॉपर्टी बांटी जाती है, फीमेल्स को तो कंसिडर भी नहीं करा जाता। तो ये वाली चीज है कि रिसोर्स ओनरशिप हमारी कास्ट, जेंडर, क्लास हायरार्की से बटी हुई है। तो दलित और वुमन को तो हमेशा ओनरशिप से एक्सक्लूड ही करा गया है। तो ये वाला पॉइंट है। फिर फोर्थ है एजुकेशन और स्किल डिस्पैरिटी। ये पहले भी समझाया गया है कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते वो अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, लो अर्निंग पोटेंशियल रह जाएगा, पैसे नहीं कमा पाएंगे तो गरीबी रहेगी। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए पूरा एड्रेस किया गया है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गया, स्वामित्व स्कीम, पीएम किसान मुद्रा योजना, ये सब यहाँ पे सिर्फ इसके नाम मेंशन कर दिए गए हैं टू गेट एन एक्स्ट्रा एज। अब कंक्लूजन देखो, देयरफॉर एक्सपैंडिंग एसेट ओनरशिप। सबसे पहले आपको एसेट ओनरशिप को एक्सपैंड करना पड़ेगा, उसके अंदर ट्राइबल्स हो गए, फीमेल्स हो गए, ठीक है, आपके जितना मार्जिनलाइज सेक्शन, लोकल कम्युनिटी हो गया, एसेट ओनरशिप एक्सपैंड करनी पड़ेगी। राइट्स ओवर कॉमन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन्स का क्या मतलब है, यहाँ पर फॉरेस्ट या जो भी कॉमन चीजें हम लोग शेयर करते हैं नेचर में से, उसके ऊपर अधिकार जो है वो देना पड़ेगा और वैल्यू
वैल्यू चेन पावर, जो जितना जिस प्रोडक्ट पे वैल्यू ऐड कर रहा है उसको उतनी भागीदारी देनी पड़ेगी, लेकिन मिलती ही नहीं है। ट्राइबल्स का तो बेचारों का फॉरेस्ट, उनका कल्चर भी है, उनकी इकोनॉमी भी है, लेकिन इकोनॉमी भी नहीं बचती, कल्चर भी नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू चेन पावर की बहुत बात हो रही है। आपने ये बात नोटिस की होगी, बहुत सारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में काम आता है, वैक्स, हनी, ऑल ऑफ दैट, है ना, बट फिर भी उसका बेनिफिट ट्राइबल्स तक नहीं पहुंचता। तो यहाँ पे वैल्यू चेन पावर, ये सेंट्रल है 3 पॉइंट्स अगर आपको पावर्टी पैराडॉक्स रिड्यूस करना है या व्हाटएवर खत्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें, 2022 का सवाल है। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपको ये बात समझ में आएगी कि कैसे सब्जेक्ट्स की लाइंस जीएस के अंदर ब्लर हो रखी हैं। क्वेश्चन देख के लग सकते हैं कि ये कहाँ से इन्होंने सोसाइटी में पूछ लिया, बट ऐसा है। ठीक है, दिस इज अ सोशल जस्टिस क्वेश्चन। बिसाइड्स वेलफेयर स्कीम्स, इंडिया नीड्स अ डेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। डिस्कस, ये कह रहा है कि वेलफेयर स्कीम्स के पार भी सोचना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि खाली वेलफेयर स्कीम से अंडर प्रिविलेज सेक्शन का उद्धार हो रहा है। सवाल का सीधा मतलब ये है कि वेलफेयर स्कीम्स के परे जाके आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी दो चीज़ों की, एक है महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अगर आप ठीक करेंगे वेलफेयर स्कीम्स के साथ, तब जाके आप अंडर प्रिविलेज सेक्शन को वापस से और पुअर को उठा पाएंगे। यहाँ पे ये सवाल है, इसको डिस्कस करना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगेन a very good question to see the understanding of an aspirant कि उसको कितना समझ में आता है पॉलिसी मेकिंग। अब यहां पर आप देखें, जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें। इंडिया हैज बिल्ट वाइड सोशल प्रोटेक्शन नेट थ्रू स्कीम्स लाइक एनएफएसए, नरेगा, पीएम किसान एंड आयुष्मान भारत। देखो, इंडिया ने सोशल प्रोटेक्शन नेट जो है वेलफेयर स्कीम्स का वो बहुत अच्छा बना रखा है ना। हम सब पढ़ते हैं स्कीम्स, तो उसमें देख लो, एक आपका ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नरेगा है, पीएम किसान, आयुष्मान भारत है हेल्थ के लिए। बट इन सब का वेलफेयर स्कीम्स का रियल इम्पैक्ट जो है वो इरोड हो जाता है। क्यों? बीच में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। ठीक है, जब तक आप ये सोचें आप कितना भी बेनिफिट दे दें, सामान अगर महंगा है मार्केट में, आपकी रियल इनकम तो बचेगी नहीं। रियल इनकम का कॉन्सेप्ट समझें पहले। सबसे पहले फॉर एग्जांपल, आप जो है 100 रुपए कमाते हैं, ठीक है। अब पानी की बॉटल फॉर एग्जाम्पल आप खरीदने के लिए गए, एक बॉटल 50 रुपए की आती है, तो आपने 100 रुपए की इनकम से आप 2 बॉटल खरीद सकते हैं। लेकिन अब पानी की बॉटल का रेट 50 से 80 रुपए हो गया, इनकम आपकी 100 रुपए ही है, तो अब आप उसी पैसे से एक ही पानी की बॉटल, तो रियल इनकम आपकी जो है वो कम हो गई। यहाँ पर यही बोल रहा है, कितना मर्जी बेनिफिट दे दो, नौकरी नहीं है तो एक सस्टेनेबल साइकिल ऑफ इनकम या वो कैश इनफ्लो बनेगा ही नहीं। तो आप कुछ भी कर लीजिए, वेलफेयर स्कीम्स का जितना इम्पैक्ट है वो सारा डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अब यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करनी है कि कैसे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहले है इरोजन ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स। देखो, इन्फ्लेशन स्पेशली जब फूड और फ्यूल में होता है, जैसे अभी देखो पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, तो जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट देखो फूड और फ्यूल ही है। फूड और फ्यूल के जब प्राइसेस बढ़ते हैं, वो आपकी रियल इनकम जो मैंने अभी आपको समझाया वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो वेलफेयर ट्रांसफर में पैसे उनको मिले हुए हैं उसका बेनिफिट ही इरोड हो गया, है ना, क्योंकि उसका बेचारे का इन्फ्लेशन, महंगी हो गई चीज, उसका पैसा ही उधर चला गया। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो मोटा अनाज है 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो मिलता है, वो वाला तो है, लेकिन अब आप देख लो कुकिंग गैस का प्राइस बढ़ा हुआ है, तो वही बात है ना, वो टोटल में तो बेनिफिट उसको मिला ही नहीं। वही वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। वेलफेयर सिर्फ एक सेफ्टी नेट क्रिएट करता है। आप 24 घंटे, ये तो वही बात हो गई, आप क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को डिपेंडेंट बना रहे हैं अपने ऊपर कि स्कीम्स बढ़ाते जाओ और देते रहो जाओ बेनिफिट्स। लेकिन सशक्त कैसे बनेंगे? आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए पहले पॉपुलेशन के हर इंसान को आत्मनिर्भर सशक्त बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर का यहाँ पे क्या मतलब है? ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करनी पड़ेगी। हर इंसान अपने आप में सशक्त है, वो खुद से, उसके पास नौकरी है, उस नौकरी के पैसों से वो अपने बच्चों की एजुकेशन, अपनी हेल्थ, ये सब कुछ देख सकता है। तब जाके जो सरकार के एक्सचेकर के ऊपर ये पैसे का बर्डन पड़ता है वेलफेयर स्कीम्स का, ये कम होगा। लेकिन हम इस ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। यहाँ पे यही बात हो रही है कि वेलफेयर सिर्फ एक सोशल सिक्योरिटी नेट देता है आपको, लेकिन पॉवर्टी रिडक्शन नहीं हो सकती उससे गरीबी नहीं कम हो सकती। गरीबी तभी कम होगी जब आप लोगों को जो है प्रोडक्टिव जॉब्स देंगे। वही वाली बात, इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखो, वुमेन के लिए 36% है, आधा अनटैप्ड पोटेंशियल देख लो। अब
36 आधी पॉपुलेशन आपकी काम ही नहीं करती है, तो ये वाली चीज़ है। अभी तो इसके अंदर आई हैव नॉट इंक्लूडेड द एलजीबीटीक्यू वाला चीज़, ये वाला भी हमें थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। तीसरा, इनइक्विटेबल बर्डन ऑन पुअर। अब देखो इन्फ्लेशन रिग्रेसिव है नेचर में, है ना? अब आप बोलो, जैसे बहुत लोग हैं, अभी पेट्रोल का दाम बढ़ा, तो कुछ लोग आके बोल देते हैं अरे 2-3 रुपए से क्या फ़र्क, इफ आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि आप उतना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आपके पास तो बड़ी-बड़ी 10 गाड़ी हैं, तो आप यू कैन अफ़ोर्ड, but the poor is getting repressed more and more due to inflation. If 2-3 rupees doesn't affect you, doesn't mean कि पुअर को बेचारा जो ऑटो रिक्शा चलाता है या फिर वट एवर उसका जो भी काम है उसके ऊपर इम्पैक्ट, जैसे अब गिग इकोनॉमी में कैब ड्राइवर्स हैं, उस उनके ऊपर भी मार पड़ेगी पेट्रोल की। तो ये वाली चीज़ है। तो इन्फ्लेशन रिग्रेसिव है। जैसे अगर हम बात करें कि जो आपके पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो अपने खाने के ऊपर 60% उनका खर्च हो जाता है, लेकिन रिच जो है उसका सिर्फ 30%, जबकि वो लोग तो बड़े बड़े होटल्स वगैरह में भी जाते हैं तब भी। अब आप यहाँ पे देख लो इन्फ्लेशन रिग्रेसिव कितना है। फिस्कल स्ट्रेस ऑन गवर्नमेंट, वही वाली बात, सब्सिडी बढ़ी हुई है, पेंशन्स बढ़ी हुई हैं, एक्सचेकर पे बर्डन ही बर्डन, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे इतना स्ट्रेन है कि वो फिस्कल गैप ही नहीं मिलता आपको, फिस्कल स्पेस ही नहीं मिलती। जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी देख लो, 2.5 लाख करोड़ रुपए से 2022-23 में देख लो कितना बढ़ गया ये। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट फ्यूल करती है सोशल इनइक्वालिटी। जितनी ज़्यादा यूथ अनएम्प्लॉयड, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, उतना ज़्यादा माइग्रेशन टू द अर्बन एरियाज, परसिस्टेंट जॉबलेसनेस, अगर बहुत टाइम तक जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनको नहीं मिल रही। इससे एसडीजी 1 यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, नो पॉवर्टी, और एसडीजी 8 डिसेंट वर्क, ये दोनों ही आपके वायलेट हो रहे हैं, आप ये अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट तो सबसे बड़ा, शुरू ही जो ट्रैप है ना पॉवर्टी का, वो शुरुआत ही अनएम्प्लॉयमेंट से होती है, उसके बाद आपका बढ़ता चला जाता है विश्व साइकिल ऑफ पॉवर्टी। वही वाली बात, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इंसान को, पुअर हाउस होल्ड को ट्रैप कर देते हैं। वो लोन लेता रहता है, इनफॉर्मल वर्क में पड़ जाता है, वहां पे भी। और इनफॉर्मल वर्क का तो और ही बुरा हाल है, इनफॉर्मल वर्क पे तो सोशल सिक्योरिटी नेट भी नहीं है। अभी गिग इकोनॉमी में जो आपके ये कैब ड्राइवर्स हैं, जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, इस सब के ऊपर अभी लाई है सरकार, लेकिन कितना उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे तो और इनफॉर्मल, वो जो दिहाड़ी वर्कर्स हैं हैंड टू माउथ वाले, उनका तो बहुत ही वो है प्रॉब्लम। अब वे फॉरवर्ड देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस हो रही थी ना क्वेश्चन में, तो अब 15 नंबर का सवाल है, आप खत्म नहीं कर सकते, आपको सजेशंस भी देनी पड़ेंगी। सजेशन देखो, सबसे पहले इंडेक्सेशन ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स टू इन्फ्लेशन। आप सबसे पहले जितने भी वेलफेयर ट्रांसफर करते हैं उसको आप प्लीज इन्फ्लेशन से अटैच कर दें। CPI-AL, दैट इज योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर, CPI-AL। आप क्या करें, वेलफेयर ट्रांसफर जितना पैसे का कर रहे हैं आप पीएम किसान में, ओल्ड एज पेंशन, नरेगा वगैरह में, उसको CPI, मतलब जितना इन्फ्लेशन होगा उस हिसाब से आप बेनिफिट्स जो हैं वो ट्रांसफर करेंगे। ये तो नहीं है कि इन्फ्लेशन तो आसमान छू रहा है, पैसे आप उतने ही दे रहे हैं, फिर वही हो गया ना, नेट इफेक्ट जीरो हो गया रियल इनकम की वजह से। रंगराजन कमेटी है 2014 की, उसने ये बोला था कि इन्फ्लेशन को आप प्लीज एंटाइटलमेंट, एडजस्टेड एंटाइटलमेंट्स दीजिए, मतलब जो बेनिफिट दे रहे हैं आप वेलफेयर स्कीम्स में, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके दें। दूसरा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, एनी हाउ ये बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नरेगा के जो वर्क डेज हैं वो 150 कर सकते हैं। इसमें अभी चेंज भी हुआ है लेटेस्ट में, अगर आप जाके देखेंगे तो। बूस्ट करना है आपको MSME सेक्टर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, थोड़ा सेक्टर बढ़ाना पड़ेगा। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स प्रमोट करनी पड़ेंगी। स्किल डेवलपमेंट देखो बहुत ज़रूरी है, रीस्किलिंग भी करनी है, अपस्किलिंग भी करनी है। रीस्किलिंग मतलब पुराने स्किल्स जो हैं आपको दोबारा से उनको थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा। अपस्किलिंग का मतलब है जैसे जो नए नए आपके आ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आपको ये सब यूज़ करना सिखाना पड़ेगा। जैसे हम उस दिन एजुकेशन वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट टीचर्स को अगर आप डिजिटल बोर्ड्स, AI के साथ काम करना नहीं सिखाएंगे तो फिर वही है ना, उसका तबका वही रह जाएगा। थ्रू PMKYV 4.0। उसके बाद आपको फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ानी पड़ेगी। श्रद्धा प्रसाद कमेटी है, उसने रिकमेंड किया था कि इंडस्ट्री लिंक ट्रेनिंग करें, मतलब आप जो है एक होलिस्टिक ट्रेनिंग की बजाय इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जिस इंडस्ट्री की जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी ही ट्रेनिंग देने की कोशिश करें। एजुकेशनल रिफॉर्म करने बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? हमारे देश में एजुकेशन क्या है, डिग्री ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। हम कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि हमें बस डिग्री मिल जाए, उससे जॉब चाहे ना मिले। उससे क्या होता है, जॉब स्किल गैप क्रिएट होता है। आप पढ़ तो इतना लिए लेकिन आपके पास जॉब जो ग्राउंड लेवल पे आपको स्किल चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। तो ये वाली चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। फोर्थ है यूनिवर्सल सिक्योरिटी। यूनिवर्सल सिक्योरिटी वही वाली बात है, सोशल सिक्योरिटी नेट ऑर्गेनाइज्ड हैंड टू माउथ इनफॉर्मल लेबर गिग सेक्टर के लिए होना जरूरी है। एग्जाम्पल ई-श्रम पोर्टल, सोशल सिक्योरिटी कोड, अभी वो जो मैंने बोला था कि अभी आया है। देयरफॉर देखो क्या है कंक्लूजन,
True empowerment of poor requires not only welfare safety net, but also stable prices, dignified employment, ensuring welfare translates into real social mobility. क्या बोल रहा है कि अगर आपको एक्चुअली में पुअर का ट्रू एम्पावरमेंट करना है, वेलफेयर सेफ्टी नेट से खाली बात नहीं बनेगी, प्राइसेस को स्टेबलाइज करके रखना पड़ेगा, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट कि जिससे उसका साइकिल बन पाए पैसे का, उसकी ज़रूरतें पूरी हो पाए, ये दोनों चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी, तभी जाके वेलफेयर आपका सोशल मोबिलिटी का क्या मतलब होता है, आपकी मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और अ कम्युनिटी ओवर द हायरार्कीज, तब जाके अपवर्ड सोशल मोबिलिटी इंश्योर हो पाएगी। अगर हम क्लास में बात करें, क्योंकि हम पैसे की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, तो क्लास, ठीक है, तो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, रियल सोशल मोबिलिटी तभी हो पाएगी, नहीं तो आप सिर्फ स्कीम्स देते रह जाएंगे, वो इंसान, वो कम्युनिटी, वहीं पुअर जो है वो गरीब का गरीब ही रह जाएगा, क्योंकि उसकी इनकम तो बच नहीं रही है इतनी, और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट सवाल देखो, 2022 का सवाल है, रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज इट्स लिमिटेशंस टू कमेंट। 10 मार्क का क्वेश्चन है डीबीटी पे। देखो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक गवर्नेंस रिफॉर्म था, डिजिटल इंडिया और जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी इज जन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, जन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, मतलब आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आधार, जैसे बैंक है, आधार लिंक कर दिया गया, मोबाइल से लिंक कर दिया गया, ठीक है, आपके जनधन योजना में जीरो बैलेंस अकाउंट्स खुलवाए गए, ताकि सरकार जो है वो बेनिफिट डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफर कर सके। ये यहीं पे यही वाली चीज़ लिखी हुई है कि डीबीटी एक गवर्नेंस रिफॉर्म था, जिसका वेलफेयर डिलीवरी को रिफॉर्म करना था कि बेनिफिट्स डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। अब सबसे पहले उसने कमेंट करने को बोला है, तो जब किसी चीज़ पे कमेंट करते हैं तो सिर्फ उसका नुकसान नहीं गिनवाते, अचीवमेंट भी बताते हैं, मतलब जो कमियां हैं वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले अचीवमेंट देखो, डीबीटी से क्या हुआ, लीकेज और करप्शन रिड्यूस होगी। जैसे एलपीजी के अंदर डीबीटी ने एक्चुअली जितने फेक और डुप्लीकेट कनेक्शंस थे वो सारे के सारे एलिमिनेट कर दिए, 1.7 लाख करोड़ रुपीस सेव हुए हैं। टारगेटिंग इंप्रूव होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। घोस्ट बेनिफिशरीज, जो कि फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, फेक लोग हैं, बीच में 2-4 बेनिफिशरीज अपने फादर के नाम पे, मदर के नाम पे, घोस्ट बेनिफिशरीज रिमूव होते हैं। क्यों? क्योंकि आधार बेस्ड पेमेंट है, आधार कार्ड लिंक कर दिया ना जैम ट्रिनिटी में, तो ये वाला आधार बेस्ड पेमेंट नरेगा में। देन देयर इज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट। जैम ट्रिनिटी ने एक्चुअली में हेल्प करा कि 50 करोड़ प्लस बेनिफिशरीज फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में आए, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट कर दिया, नो मिनिमम बैलेंस, तो जो है इतने बेनिफिशरीज फॉर्मल बैंकिंग में आ गए। एफिशिएंसी और टाइमलाइन, अब क्योंकि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होना है, उससे क्या हुआ, टाइम बचा। मिडिलमैन का जितना डिले होता था ना, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट में आधा तो करप्शन यहाँ ही उड़ता है मिडिलमैन में, ये वाली चीज रिमूव होगी, क्योंकि वेजेस, पेंशन, स्कॉलरशिप डायरेक्टली अब तो क्रेडिट हो जाती है अकाउंट में, और इससे टाइम भी बचता है। 90,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे कोविड-19 के टाइम पे अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दैट इज पीएमजीकेवाई। 90,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। अब लिमिटेशंस देखो, सबसे पहले है डिजिटल डिवाइड और एक्सक्लूजन एरर। बेनिफिशरीज जो कि रूरल एरिया में है, ट्राइबल्स में है, अभी भी बैंकिंग का एक्सेस नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है। जैसे झारखंड में जो पीडीएस का सिस्टम फेल हुआ था, स्टारवेशन डेथ हो गई थी। आधार रिलेटेड इश्यूज भी हैं, देखो, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेलियर ओल्ड एज की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से, या फिर कनेक्टिविटी की वजह से। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उसको थोड़ा सा बूस्ट करने की ज़रूरत है। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रूरल ब्रांचेस हैं वहाँ पर अभी भी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, एटीएम्स नहीं चलते, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स अभी भी इनएडुकेट हैं उन सेक्टर्स में। उसके बाद है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ये तो मेरे को लगता है पॉलिसी मेकिंग का हमारे यहाँ पे कमी ही है। पीडीएस ग्रेन्स कैन नॉट बी रिप्लेस बाय कैश ट्रांसफर, ठीक है। अब आप सोचो कि आप पीडीएस ग्रेन्स दे दो, कैन नॉट बी रिप्लेस बाय, आप कैश ट्रांसफर दे के काम नहीं चला सकते। फूड इनसिक्योर रीजन के अंदर कहाँ से पैसे से बात बन जाएगी। आप तो बोल रहे हैं मुझे भूख लग रही है, मैं तुम्हें कैश दे देता हूँ, तुम ले लो, खाना ही नहीं है, खाना ही नहीं है ना वहां पे, फूड इनसिक्योर रीजन है ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन, तो कैसे उस पैसे का क्या करेगा वो इंसान, कुछ नहीं करेगा। तो ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं कर सकते कि हर जगह पैसा देके काम चला लें कैश ट्रांसफर करके, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन गैप, डिले इन अपडेटिंग आधार बैंक लिंकेज और सीडिंग एरर क्रिएट बैकलॉग्स, ठीक है। बैंक अगर आपके अपडेट नहीं हुए हैं, ये सबसे बड़ा केवाईसी करा लो, ये सब बहुत प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, अब यहां पर अगर हम कंक्लूजन की बात करें,
हाँ, कंक्लूजन की बात करें, यहाँ पे देयरफॉर हाइब्रिड मॉडल ऑफ कैश, आपको हाइब्रिड मॉडल चलाना पड़ेगा, इन काइंड सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है? अगर ग्रेन्स चाहिए तो ग्रेन्स दो, पैसे मत दो, इन काइंड सपोर्ट देना पड़ेगा और रोबस्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल, आपको ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, डिजिटल लिटरेसी भी देनी पड़ेगी। अगर आप जन आधार मोबाइल, आधार और मोबाइल चलाने का कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो सिखाइए, डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, तब जाके डीबीटी ट्रूली इंक्लूसिव बन पाएगा। डीबीटी इज़ अ वेरी, वेरी गुड स्टेप, बट अगेन इसकी एफिशिएंसी डिपेंड करेगी इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है? ये आज के 3 सवाल थे, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे गवर्नेंस, सोशल जस्टिस भी कहीं न कहीं लिंक्ड हैं, ठीक है? सोशल जस्टिस में आपसे आपके सिलेबस के अंदर क्या दे रखा है? सरकार की कोई भी नई स्टेप्स, वेलफेयर पॉलिसी, सोशल सिक्योरिटी नेट्स के में अंदर कमियाँ, जैसे जब आप स्कीम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, तब आप पढ़ते हैं कि भाई ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रली सेक्टर है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बेनिफिशियरीज कौन है, टारगेटेड ग्रुप कौन सा है, ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है, ये पढ़ते हैं। लेकिन जब वही वाली स्कीम्स आपके न्यूज़पेपर के अंदर आता है कि ये वाले पैसे इतने अलॉट तो हुए थे, पहुंचे नहीं, या फिर यहाँ गलती निकली, वहाँ गलती निकली, ये सब कुछ आपके मेंस का पार्ट बनता है, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि एनालाइज करो और वे फॉरवर्ड दे दो, भाई इसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो एनालिटिकल माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है। अगेन क्वेश्चंस देख के इकोनॉमिक्स के साउंड कर सकते हैं, गवर्नेंस के साउंड कर सकते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल, बट अगेन गेट अ होल्ड ऑन दैट कि सारा मेंस इकट्ठे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। So thank you so much. We'll meet in the next session. Keep writing, keep answering.